नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाढ़ प्रभावित 3,21,000 से अधिक परिवारों के बैंक खातों में 225 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी रतन टाटा का निधन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया गहरा दुख। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जन भागीदारी और कचरा इकाइयों की सफाई में बिहार देश भर में पहले स्थान पर। और आज महाअष्टमी के अवसर पर देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कोसी, गंडक और बागमती नदियों में आई बाढ़ से प्रभावित 3,21,000 से अधिक परिवारों के बैंक खातों में दूसरे चरण के तहत प्रति परिवार 7,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे। इसके तहत 225 करोड़ रुपए का अंतरण किया जाएगा। पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अनुग्रहिक राहत राशि वितरण के प्रथम चरण में 4 अक्टूबर को गंगा नदी में आई बाढ़ से प्रभावित 4,38,529 परिवारों के बैंक खातों में 307 करोड़ रुपए अंतरित किए थे। प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी रतन टाटा का कल रात मुंबई में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रतन टाटा का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रतन टाटा के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। भारत के सबसे सम्मानित व्यापारिक दिग्गजों में से एक रतन टाटा ने 2 दशकों से अधिक समय तक टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में काम किया। एक रिपोर्ट। न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में पदवी प्राप्त करने के बाद 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नामित किया गया। रतन टाटा के नेतृत्व में ही टाटा ग्लोबल बिवरेजेस ने स्टारबक्स के साथ संयुक्त उपक्रम शुरू किया और टाइटन ने तनिष्क ब्रांड के अंतर्गत ज्वेलरी लॉन्च की। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक उनके प्रयासों ने गहरी छाप छोड़ी है। हाल ही में उन्होंने मुंबई में टाटा ट्रस्ट स्मॉल एनिमल अस्पताल की शुरुआत की। वे इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव के संस्थापकों में से एक थे। भारत सरकार ने उन्हें 2008 में पद्म विभूषण से गौरवान्वित किया था। देश विदेश की अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट से नवाजा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार। प्रदेश में 15 अक्टूबर से बालू खनन की शुरुआत होगी। उप मुख्यमंत्री सह खान और भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। श्री सिन्हा ने बालू खनन की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश में सभी बालू घाटों की ड्रोन से निगरानी होगी। उन्होंने कहा कि खनन को लेकर सभी घाटों और जिला कार्यालयों में बैनर लगाया जाएगा। साथ ही जिन घाटों की बंदोबस्ती नहीं की गई है वहां भी सूचना चस्पा की जाएगी। अवैध खनन की सूचना देने वाले लोगों की गोपनीयता को बरकरार रखते हुए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत बिहार ने देश भर में जन भागीदारी और कचरा इकाइयों की सफाई में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं अभियान के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान के तहत पटना जिले को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पटना में आयोजित एक समारोह में उप विकास आयुक्त समीर सौरभ को जन भागीदारी अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं कैमूर जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCECEB ने प्रदेश के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में रिक्त 3,312 सीटों पर नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को एक बार फिर मौका देने का निर्णय लिया है। साथ ही डेयरी और CIPET के 104 रिक्त सीटों पर भी नामांकन लिए जाएंगे। परिषद की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इसके लिए आज से 16 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। आवेदन पत्र में सुधार 17 अक्टूबर को किया जा सकता है, जबकि 19 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों के जीन्स और टी शर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी है।
शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षकों को विद्यालयों में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान शालीन और मर्यादित व्यवहार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने कहा है कि प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना की हर सप्ताह जांच की जाएगी। 1 नवंबर से जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। जांच के दौरान दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के प्रारंभिक विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली से 8वीं तक की विशेष परीक्षा 21 से 28 अक्टूबर को आयोजित होगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक निःशुल्क फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि इस पहल से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या दूर होगी। देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सकता। तो देश में जो 50-60 वर्षों से जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी एनीमिया की और स्टंटेड ग्रोथ की, वो इससे सिग्निफिकेंटली दूर होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के 100% वित्त पोषण के साथ इस योजना पर 17,082 करोड़ रुपए व्यय होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने प्रदेश में पैक्स चुनाव के लिए संभावित तिथि जारी कर दी है। इसके अनुसार चुनाव 5 चरणों में आयोजित होंगे। 26 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि अंतिम चरण का मतदान 3 दिसंबर को होगा। गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को इस बाबत तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव तैयारियों के संबंध में 16 अक्टूबर को बैठक आयोजित होगी। शारदीय नवरात्र के आज 8वें दिन देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि देवी के महागौरी स्वरूप की आराधना से भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां का ये स्वरूप अभय, रूप और सौंदर्य प्रदान करने वाला होता है। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मंदिरों और शक्तिपीठों में महाअष्टमी की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं कल महासप्तमी पूजन के बाद देवी दुर्गा के पट खुलने के साथ ही पूजा पंडालों में देर रात तक देवी दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ते रहे। राजधानी पटना के बंगाली अखाड़ा, डाक बंगला चौराहा, कदम कुआं, बेली रोड, पटना सिटी और राजा बाजार समेत अन्य जगहों पर बने पूजा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। पूरा माहौल श्रद्धा और उत्साह के रंग में सराबोर है। दुर्गा पूजा को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती के साथ ही संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे से आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर बढ़ रही भीड़ को देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ ने भी चौकसी बढ़ा दी है। इधर किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेजों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख पूजा पंडालों के आसपास एम्बुलेंस भी तैयार रखी जाएगी। दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव के मद्देनजर राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। रावण दहन कार्यक्रम को देखते हुए पटना के गांधी मैदान में 11 और 12 अक्टूबर को आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। रावण दहन कार्यक्रम के समय गांधी मैदान में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने लोगों तक सरकारी सेवाओं की निर्बाध पहुंच के लिए डिजी लॉकर के साथ उमंग ऐप को मिलाने की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इससे उपयोगकर्ताओं को एक ही जगह से कई सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा मिल जाएगी।
मंत्रालय ने कहा है कि उमंग ऐप सभी एंड्रॉयड फोन पर उपलब्ध है। इसकी सेवाओं का लाभ डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से लिया जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की वापसी के प्रभाव की वजह से आज और कल सुपौल, अररिया और किशनगंज के साथ कटिहार, बांका, भागलपुर समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवा के चलते राज्य में 11 अक्टूबर तक बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवा आ रही है, जिसके कारण बिहार के तमाम इलाकों में बादल बन रहे हैं। बादल बनने का सिलसिला कम से कम 10 और 11 अक्टूबर तक यह क्रम जारी रहेगा और 1-2 जगहों पर हल्की वर्षा का भी अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस प्रयागराज खंड पर पैच दोहरीकरण कार्य के चलते कई रेलगाड़ियों के परिचालन में बदलाव किया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रयागराज रामबाग मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 14 और 16 अक्टूबर को रद्द रहेगी। वहीं 10 से 17 अक्टूबर तक सीतामढ़ी आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस का प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर अस्थायी ठहराव समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग तिथियों के लिए 6 अन्य ट्रेनों के अस्थायी ठहराव भी समाप्त किए गए हैं। दूसरी तरफ 16 अक्टूबर से पाटलिपुत्र सहरसा के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन की खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन, 86 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईडी ने पूर्व राजद विधायक अरुण यादव की 21 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जनगणना अब 2025 में शुरू होगी, राज्य 31 दिसंबर तक बदल सकते हैं अपनी सीमाएं। प्रभात खबर ने विधायक फंड से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, विधायक या एमएलसी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं कर सकेंगे सोलर लाइट लगाने की अनुशंसा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाढ़ प्रभावित 3,21,000 से अधिक परिवारों के बैंक खातों में 225 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी रतन टाटा का निधन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया गहरा दुख। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जन भागीदारी और कचरा इकाइयों की सफाई में बिहार देश भर में पहले स्थान पर। और आज महाअष्टमी के अवसर पर देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।